हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट एंड दिस इज रजत दुबे। तो उम्मीद करते हैं आपने सोशल सिक्योरिटी का जो पहला लेक्चर है उसको ईमानदारी से देख लिया है और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ हम करंट अफेयर्स जो है वो कवर करेंगे जो कि एंटायर 1 ईयर यानी कि 2022 और अभी तक जो 2023 का भी है तो उसको भी हम सिंसियरली कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कवर कर सके, क्योंकि काफी बड़ा वेटेज इसका होता है। अगर आपने देखा होगा तो जो हमने डिस्कस किया था ईओ और एओ में लगभग 20 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से ही होता है। इवन एपीएफसी में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का वेटेज काफी ज्यादा होता है। और शायद आप अगर इसको सिंसियरली देखोगे तो समझ पाओगे कि जो अपकमिंग सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का 28 मई को, तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल ये करंट अफेयर्स का वीडियो रहने वाला है। साथ साथ में जो एसएससी वगैरह के भी एग्जाम्स देंगे तो उनके लिए भी ये वन लाइनर जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को रखते हैं और पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। नोट्स बनाना है, मेहनत करना है, साथ साथ में पीपीटी जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल मिल जाएगा। बट टिल देन कहीं ना कहीं एकदम अब यहां से हिलना नहीं है, पानी की बोतल रख लीजिए और बस जुड़े रहिए। जब तक ये कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बस सिंसियरली उसको ग्रैब करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है बस रिस्पॉन्स करिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियोस, लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों को वीडियोस और ज्यादा शेयर करके। तो बगैर किसी देरी के चलिए टॉपिक पे आते हैं एंड वेलकम एवरीवन। तो पहला जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो जैसा कि आपको पता है स्पोर्ट्स का वेटेज होता है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 यानी कि हर 4 साल में फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट कराया जाता है। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसका विनर कौन है तो वो आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना जो है वो इसका विनर कहलाता है। अर्जेंटीना बेसिकली आपको साउथ अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा और जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज होती है उसका भी एक पार्ट है अर्जेंटीना, अपार्ट फ्रॉम बोलीविया एंड चिले जो हम ABC कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसीलिए हम बोले कि आप नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि सब कुछ पीडीएफ में शायद हम ना दे सके, सब कुछ पीपीटी पे हम रखना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा हम चाहते हैं एडिशनल इन्फो आप तक बता सके और आप उसको सुन सकिए, क्योंकि कई बार सुनना जो है वो ज्यादा काम कर जाता है एज कंपेयर टू विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और ये हुआ कहां था तो ये कतर में हुआ था, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने हराया किसको था तो ये फ्रांस को हराया था। तो आपको इवेंट पता होना चाहिए कहां हुआ था, कतर में। विनर कौन है अर्जेंटीना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो पहला फीफा विश्व कप कहां हुआ था, ऐसा भी सवाल आ सकता है। रिसेंट का तो हमने देख लिया है, अभी पहला फीफा विश्व कप कहां आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आपको देखने को मिलेगा कि मेक्सिको, ठीक है। इसके अलावा कनाडा और यूएस, ये 3 कंट्रीज हैं जहां पे आपको नेक्स्ट 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो इन तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है बेसिकली वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, जॉइंटली। तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था, ये बेसिकली आपको उरुग्वे, ठीक है, WTO बनकर के यहीं से आया था, याद करिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उरुग्वे राउंड टेबल टॉक्स से ही बन के आया था। तो उरुग्वे में पहला फीफा विश्व कप हुआ था जो कि 1930 में कराया गया था, 1930s में, और उसको जीता भी उरुग्वे ने ही था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि उरुग्वे जाकर के आप मैप में देखिएगा कि ये कहां लाई करता है। कुछ आप भी होमवर्क करिए, कुछ हम भी यहाँ पे एफर्ट देते हैं और मिलकर के साथ सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था 1930 में और उरुग्वे विनर था। और उरुग्वे राउंड टेबल टॉक्स WTO का जन्म होता है उससे। और 2022 का कतर में हुआ, 2026 का मेक्सिको, कनाडा और USA, ठीक है। चलिए इसके अलावा गोल्डन बूट का खिताब किसको दिया गया है, मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स जो करता है उसी को गोल्डन बूट दिया जाता है। तो ये फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे जो हैं उनको ये गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि गोल्डन बूट किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये किलियन एम्बाप्पे हैं जिनको ये दिया गया है। क्लियर। चलिए दूसरा आप देखिए गोल्डन ग्लोव। तो गोल्डन ग्लोव का तो बेसिकली गोलकीपर को ही ये दिया जाएगा, एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के हैं उनको दिया गया है। गोल्डन बॉल यानी कि पूरे श्रृंखला में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तो लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं उनको दिया गया है, ठीक है। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, इसी के साथ अभी जो रिसेंट करंट अफेयर्स है कि फीफा वर्ल्ड कप मतलब फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो होता है वो भी लियोनेल मेसी को ही दिया गया है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का लियोनेल मेसी को ही दिया गया है, ठीक है। तो गोल्डन बॉल का भी पुरस्कार और वो भी हमने देख लिया है। गोल्डन बूट याद रखिएगा किलियन एम्बाप्पे, क्योंकि ये नया नाम है कई लोगों के लिए।
तो आपको रटना होगा, पढ़ना होगा, कुछ लगाना होगा अपना तरकीब कि चीजें याद रह सके। इसके अलावा यंग प्लेयर तो अर्जेंटीना के ही एंजो फर्नांडिस हैं और साथ साथ में फीफा फेयर प्ले अवार्ड में इंग्लैंड जो है उनका कहीं ना कहीं इसमें अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था जो कि बेसिकली आप फीफा वर्ल्ड कप से देखोगे और ये उसका मैस्कट है। ठीक है, लाइब लाइब जो है बेसिकली ये अल रिहला करके एक शब्द है तो उससे जुड़ा हुआ है लाइव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली आपको इसका मैस्कट देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ उसका ऑफिशियल मैस्कट क्या था, तो वो लाइव है। ठीक है, और अगर कौन विनर है, अर्जेंटीना। ठीक है, सारा चीज हमने डिटेल में देख लिया है। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर ये एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके और अप्रिशिएट करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको बस पहुंचाइएगा कि आप सबका एग्जाम क्लियर कराने में हम जो हेल्प चालू किए हैं वो कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन से हमें और ज्यादा कुछ करने का मन हो सके। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे, अब हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। एक हमने स्पोर्ट्स देख लिया है तो सबको यहाँ पे कंडक्ट इसी तरीके से करेंगे कि मिक्सचर लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टैटिक को भी लेने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो। अगर वो पूरे साल न्यूज में रहा है तो उसको हम कवर सिंसियरली करेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लेफ्ट आउट ना हो। बस आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं हम पर, सिर्फ अपने एफर्ट, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम जो है दिया गया उसमें सिंसियरली जुड़िए, पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि पूरे वीडियो से ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी और इससे बाहर क्वेश्चंस गारंटीड है कि कहीं नहीं आएगा। जो लेक्चर्स हमारे द्वारा लिया जा रहा है बिल्कुल यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे एक्सरसाइज का नाम, तो बेसिकली संप्रीति जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली, और कौन से देश के साथ में होता है वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। दूसरा मित्र शक्ति। नाउ मित्र शक्ति किसके साथ में है, तो भारत का ही है श्रीलंका के साथ में। यहाँ जितना भी एक्सरसाइजेस है सारे के सारे जो है वो इंडिया के साथ में ही होते हैं, लेकिन किस कंट्री के साथ होता है वो आपको याद रखना है क्योंकि सवाल कैसा आएगा, मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में होता है। अब ऑप्शंस में या फिर इंडिया का किसके साथ होता है, अब इंडिया तो हमें पता है लेकिन किस कंट्री के साथ है ये जानना है। तो संप्रीति बांग्लादेश, मित्र शक्ति श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट मैत्री एक्सरसाइज। तो मैत्री यानी कि बंधु, दोस्ती। तो मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में आपको मैत्री देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में वज्र प्रहार जो है, तो वज्र प्रहार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त। बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो मतलब वज्र प्रहार यूएस के साथ में। युद्ध अभ्यास तो इंडिया और यूएस के साथ में ये भी है। नोमैडिक एलिफेंट ये इंडिया और मंगोलिया। कई बार सवाल आ जाता है क्योंकि कुछ जो यूनिक नाम होगा क्वेश्चंस उसी पे आएगा, जो बहुत मतलब कॉमन नेम्स हैं उस पर ज्यादा चांसेस नहीं होता है। यूनिक इन द सेंस जैसे संप्रीति तो भारत और बांग्लादेश, आप यहां से कंट्री का नाम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मित्र शक्ति तो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, इसके अलावा मैत्री तो भारत और थाईलैंड, और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास दोनों हमने देखा यूएस के साथ में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया में ही काफी फेमस डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे चाइना में टकला मकान डेजर्ट है, वो भी डेजर्ट है शायद, वो आप देख सकते हैं। तो वो आपको मंगोलिया जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एक बफर जोन का काम करता है। बेसिकली एक्चुअली चाइना और रशिया वाले रीजन में लाई करता है, तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम फटाफट करा के भाग सकते हैं लेकिन आपको इन चीजों को विस्तार से समझना होगा और आराम से इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग में उतारना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स लगता है कि ओशन है यार, क्या पढ़ना है, मतलब न्यूज़पेपर्स में इतना कुछ है, मैगजीन्स में इतना कुछ है, सबको कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे एक इंसान। इस वजह से करंट अफेयर्स को एकदम आसान करने के लिए हमारी ये पहल है कि आपको एकदम सरल से सरल भाषा में समझ आ सके, और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो हम आपके लिए लाए हैं, जो अनइंपॉर्टेंट है उसको स्किप कर दिया गया है। तो ये जो रिसर्च किया गया है सिर्फ आप इस पे रिलाई करिए। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस संप्रीति बांग्लादेश, रिवाइज करते चलेंगे, मित्र शक्ति श्रीलंका, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास यूएस के साथ में, नोमैडिक मंगोलिया के साथ में, गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ में। नेक्स्ट आप देखोगे शक्ति, वो क्या था इसके पहले,
जस्ट स्लाइड चेंज किए हैं। अगर आपको याद है तो बताइएगा, मन में रिकॉल करिए, क्योंकि ये रिकॉल का जो तरीका है ये बहुत बेनिफिशियल है। कितना सिंसियरली आप लोग देख रहे हैं, आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। बेशक आप कमेंट सेक्शन में करिए नहीं करिए बताइए, लेकिन आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलेंगे। इसके पहले क्या था, मित्र शक्ति था, ठीक है। वो किसके साथ में था, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ में था, है ना। आपको दिखाते हैं, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ में था, और यहाँ शक्ति एक्सरसाइज है सिर्फ, तो ये भारत और फ्रांस के साथ में है, इंडिया और फ्रांस के साथ में है। नेक्स्ट धर्मा गार्डियन, अभी ये करंट अफेयर्स में भी था, ठीक है। रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है जापान और भारत के बीच में, तो इस वजह से धर्मा गार्डियन जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में, सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है मिलिट्री का, वो भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, हाथ से हाथ मिला करके। तो कहीं ना कहीं हिंदू चीनी भाई भाई उस तरीके से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना, सिम्बेक्स। अब ऐसा जब आता है तो थोड़ा हम दिमाग लगा सकते हैं, कैसे आपको वो बताते हैं। बेसिकली सिम्बेक्स आप देखोगे तो एस से सिंगापुर होगा, आई से इंडिया होगा, और फिर बाकी का मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज MBEX। तो सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो स्लीनेक्स भी एक होता है, जहां पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका, ठीक है, और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके अलावा शक्ति हमने देख लिया है, इंडिया और फ्रांस। कॉर्पेट जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इसके पहले क्या हमने देखा था, रिकॉल करिए, क्योंकि हमने रिवाइज इसीलिए आपको कराया था। क्वेश्चंस जब आता है एग्जाम हॉल में, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, वहां हमें रिकॉल करना होगा, तो अभी से हमें उस प्रैक्टिस के साथ में पढ़ना है। कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच में, और यहाँ इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज था, यहाँ मैत्री एक्सरसाइज था। आप इन चीजों को नोट डाउन करते चलिए, बाकी आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये सारा एक्सरसाइजेस था जो हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा कई सारे आपको मतलब अल नगा करके भी होता है। बेसिकली आप देखोगे तो अल नगा जो होता है वो, एक सेकंड, आप अल नगा एक्सरसाइज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो भारत और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। अल नगा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कहीं ना कहीं एक्वेरिन एक है, जो कि बेसिकली आपको एक्वेरिन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भारत और मालदीव्स के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्वेरिन, ठीक है। तो ये आपका मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और भी जो रहेगा वो हम रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन आप इन चीजों को भी नोट डाउन करिए कि अल नगा ओमान के साथ में, एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स के साथ में, ठीक है। चलिए फिर वापस हम आते हैं अपने मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे, इसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाता है, और डायरेक्ट सवाल बनते हैं, इसलिए हम इस चीज को कवर कर रहे हैं। CDS का भी जो एग्जाम देते हैं, CAPF का जो एग्जाम देते हैं, सबके लिए ये काफी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वन सोर्स होगा करंट अफेयर्स का, लेकिन यस एवरीवन कैन रिलाई ऑन इट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक है, अब आप तस्वीर देख के समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा फाई वाला आने वाला है, क्योंकि नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं 2022 के, उनको हम यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पर भी एक सवाल आता है, ठीक है। तो हमने टॉपिक्स को बहुत रिफाइन करके निकाला है कि क्या आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। तो चलिए, अल्फ्रेड नोबेल साहब, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, और नोबेल प्राइज आपको रटने के लिए वो आ गया है। तो नोबेल प्राइज विनर्स की बात कर लेते हैं 2022 के, जो कोई भी हैं, ठीक है। तो पहला जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन, एक्चुअली आप देखोगे तो ये इस फील्ड में जो अवार्ड दिया जाता है वो डॉक्टर स्वांते पाबो, ठीक है, जो कि एक स्वीडिश जेनेटिक्स मतलब जेनेटिस्ट हैं, जिन्होंने डिस्कवर किया है जीनोम्स वगैरह एक्सटिंक्ट होमिनिन्स का और ह्यूमन इवोल्यूशन का। बेसिकली कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मतलब जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है और जो होमिनिन्स हुआ करते थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, तो उन चीजों को लेकर के इन्होंने रिसर्च करा, और इस डिस्कवरी के लिए ही डॉक्टर स्वांते पाबो को फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेडिसिन के फील्ड में। तो आपको याद रखना है डॉक्टर स्वांते पाबो मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। बेसिकली आप मतलब कुछ ट्रिक अपना लगा सकते हैं, अगर आपको ट्रिक लग सकता है तो, कि किसी भी तरीके से मतलब स्वांते पाबो साहब जो है वो मेडिसिन के फील्ड से जुड़े हैं, आप अपना ट्रिक लगा सकते हैं, कहीं होगा यहाँ पे, तो हम अपने तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में किसको दिया गया है, तो 3 पुरुषों के बीच में शेयर किया गया है, अलान एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर
और एंटोन ज़ेइलिंगर। ठीक है, ये 3 नाम है। अभी इनका आप सरनेम भी याद कर सकते हो। ठीक है, एस्पेक्ट, क्लाउजर और ज़ेइलिंगर। ठीक है, एस्पेक्ट, क्लाउजर और ज़ेइलिंगर। तो इनको किसके लिए दिया गया है? क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है। बेसिकली जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, तो उसके बेस पे फिजिक्स में वहां पे इनको दिया गया है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का डॉक्टर स्वांते पावो साहब को, जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स और ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। देखिए, नाम भी याद रखिए और किस फील्ड के लिए दिया गया है, किस पर्पस से दिया गया है, इस चीज को भी याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो पुरस्कार दिया गया वो क्यों दिया गया, मतलब ऐसा उन्होंने क्या यूनिक काम किया। तो वहां पे ऑप्शन में दे देंगे आपको डिस्कवरी ऑफ ये, डिस्कवरी ऑफ वो। तो आपको पता होना चाहिए कि होमिनिन्स का एक्सटिंक्ट होना और बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब आपको देखना। इसके अलावा फिजिक्स में 3 नाम याद रखना पड़ेगा, ज़ेइलिंगर, क्लाउजर और एस्पेक्ट, किसके लिए? क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम करने से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आप देखो कि केमिस्ट्री के फील्ड में अब आते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री के लिए सारे मुश्किल नाम है, बोरिंग लग सकता है, लेकिन विकल्प नहीं है। क्वेश्चन एक आ सकता है डायरेक्ट और हम मिस नहीं करेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप वीडियो को अगर लगे कि भूल रहे हैं, आप वापस से आकर के देखिए और रिवाइज करिए सिर्फ, क्योंकि रिवीजन ही इकलौता सोर्स है जो करंट अफेयर्स को आपको मास्टर दिला सकता है। और करंट अफेयर्स के बगैर एग्जाम क्लियर हो नहीं सकता है। ठीक है, आप करंट अफेयर्स को स्किप करके आप एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में जब आप अपीयर होंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन का चांसेस काफी कम हो जाता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से परेशानी हो, इस वजह से हम आप सबके लिए इस इनिशिएटिव को लाए हैं। तो बेशक थोड़ा सा ये टॉपिक मुश्किल है, लेकिन इसको आराम से थोड़ा ज्यादा एफर्ट लग जाएगा, किसी में कम भी तो लगता है। अब फीफा वर्ल्ड कप शायद आसानी से याद हो गया होगा, अर्जेंटीना विनर है, यहाँ थोड़ा ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री, अब यहाँ पे कौन कौन से नाम है? तो बर्टोजी है, मेल्डल है और शार्पलेस है। केमिस्ट्री में आप देखोगे तो शार्पलेस, बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल और कैरोलिन आर बर्टोजी। तो इनके सरनेम्स, अगेन आई सेड, सरनेम सिर्फ याद करिए, बर्टोजी, मेल्डल और शार्पलेस। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 हैं जिनको केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। और इन्होंने क्या काम किया है? तो क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर काम किया है और क्लिक केमिस्ट्री के वजह से इनको जो है वो केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो बर्टोजी, मेल्डल और शार्पलेस किस लिए? क्लिक केमिस्ट्री के लिए। लिटरेचर की बात करते हैं, सिंगल नाम पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। लिटरेचर के लिए एनी एर्नॉक्स, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, इनको बेसिकली चुना गया है लिटरेचर के फील्ड में, एनी एर्नॉक्स। ठीक है, इन्होंने जो करेज दिखाया है, जिस चीज को लेकर के इन्होंने मतलब अपने वर्णन किया है नोबेल में, तो बेसिकली उसके लिए इन्होंने मतलब लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता है। और ये बेसिकली एनी एर्नॉक्स इनका नाम है। पीस की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पीस के लिए एलिस बियालिट्स्की है, एलिस बियालिट्स्की, जो कि बेसिकली एक बेलारूसियन एक्टिविस्ट हैं। इनको जेल में रखा गया है, बेलारूस से बिलोंग करती हैं, एलिस बियालिट्स्की। और इसके अलावा मेमोरियल, मेमोरियल क्या है? एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है। मेमोरियल एक रशियन ऑर्गेनाइजेशन है। साथ साथ में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेन में है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, रशिया यूक्रेन वॉर साल भर से ज्यादा हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो पीस को लेकर के ये दोनों इंस्टीट्यूट्स अपने अपने कंट्री में काम कर रहे हैं और इस वजह से इस यूनिक काम के लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया है। एक्चुअली नोबेल प्राइज से नवाजा इस वजह से जाता है कि उनका नोबेल का मतलब क्या है? अनोखा काम, यूनिक काम करना। ठीक है, तो जब कोई यूनिक काम करता है किसी भी फील्ड में, जैसे हमारे देश में कैलाश सत्यार्थी साहब को भी 2017 में दिया गया था, और उसी समय मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की हैं और सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिलने वाली, उन्हीं का नाम है। 17 साल में, 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और उसी वर्ष भारत के कैलाश सत्यार्थी जो हैं, उनका बहुत सारा आप एनजीओस देखोगे जहां वो बच्चों को बचाने के लिए काफी सार्थक प्रयास करते हैं। ठीक है, और काफी उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है। जैसे कि आप देखोगे बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो उन्हीं का एक एनजीओ है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये सारे बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि क्या किसी भारतीय को दिया गया है? ठीक है, अगर हम बात कर लें तो किसी भारतीय को दिया गया है, ये चीज आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर साहब लिटरेचर के फील्ड में 1913 वो समय था जब उनको भी दिया गया था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम। ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था और भारत से वो सर्वप्रथम थे नोबेल प्राइज लेने वाले इन द ईयर 1913, और ये लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था। आपको पता ही होगा गीतांजलि नामक जो
उनकी पुस्तक थी, उसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे दूसरा, तो बेसिकली दूसरा क्या नाम हो सकता है? दूसरा नाम जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा नाम आई थिंक आपको गूगल करना चाहिए। ठीक है, तो आप दूसरा नाम वैसे गूगल करके बताइएगा, अगर नहीं बता पाएंगे तो क्लास के एंड में विल ट्राई कि हम उसको आपको आंसर दे सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके भारत की तरफ से जो 2 नोबेल प्राइज हैं, चलिए बता ही देते हैं। ठीक है, भारत की तरफ से मदर टेरेसा है जिनको ये दिया गया था। ठीक है, तो इनको भी नोबेल प्राइज इनके नोबेल वर्क के लिए दिया गया था, और ये एंग्लो इंडियन में भी एक थी इनिशियली। तो कहीं ना कहीं ये तो भारतीय बेसिकली जिनको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले ये थे, और उम्र दराज वालों में से मदर टेरेसा का नाम आता है। बेसिकली पॉस्ट्यूमसली आप कह सकते हो कि इनको दिया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा नोबेल प्राइज का था। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको रटना होगा। लिटरेचर के लिए एनी एर्नॉक्स, ठीक है। पीस के लिए एलिस बियालिट्स्की का नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे शायद ना ही पूछे कि मतलब मेमोरियल पे और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज पे, लेकिन इंडिविजुअल नाम पूछा जा सकता है। तो एलिस बियालिट्स्की, ठीक है। पीस छोटा सा है, एलिस नाम भी छोटा सा है, कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। लिटरेचर में आप देखोगे तो एनी एर्नॉक्स, थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब किताब से जुड़ा हुआ है, कि हाँ मतलब एनी बेसेंट जैसे बहुत सारी बुक्स लिखती थी, तो वैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये एनी भी शायद लिटरेचर से ही है। जैसे यंग इंडिया कौन और न्यू इंडिया कौन, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यंग इंडिया आप देखोगे तो बेसिकली मोहनदास करमचंद गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तो उसी तरीके से एनी बेसेंट लिटरेचर से जुड़ी हुई थी, किताबें लिखती थी, तो वही लिटरेचर हम समझ लेंगे कि एनी एर्नॉक्स भी उसी से जुड़ी हुई हैं। केमिस्ट्री के लिए हाँ थोड़ा सा शार्पलेस, अब केमिस्ट्री क्या है कि बर्टोजी, मेल्डल, शार्पलेस, तो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ केमिस्ट्री में हम इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं कि मेडल ऐसा कुछ बनाया जाए कि शार्पलेस रहे, और उसमें हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा कैसा है कि फिजिक्स से तो हम किसी चीज को शार्पलेस शायद ना कर सके, केमिस्ट्री में हम कोई केमिकल डाल करके उसको शार्पलेस कर दें, तो थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ करके देखते हैं। और फिजियोलॉजी मेडिसिन में डॉक्टर स्वांते पाबो जो हैं, एक्चुअली ये नाम में ही इनके डॉक्टर है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में और भी डॉक्टर्स हों, तो इसलिए हम वो तरीके से तो रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्वांते पाबो, तो कहीं ना कहीं मतलब स्वान बेसिकली एक्चुअली ये आप देखोगे तो मेडिसिन से थोड़ा बहुत रिलेट आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, या तो फिर थोड़ा रट्टा मारना होगा। और फिजिक्स के लिए क्या है कि एस्पेक्ट है, क्लाउजर है और जेलिंगर है, तो फिजिक्स में हम एक एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यार क्या है कि ठीक है अभी मतलब इस एस्पेक्ट में हम लेके चल रहे हैं कि ये पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा अपना फिजिक्स में, तो उसी तरीके से थोड़ा सा कुछ रिलेट करना होगा कि चीजों को याद रख सकें कि एग्जाम में हमारा बिल्कुल सही हो और सिलेक्शन ले, और बिल्कुल बहुत जल्द उस सपने को साकार करें जहां कहीं ना कहीं हम एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पे हो और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट पे हो। लेवल 8 और लेवल 10 के 2 बेहतरीन जॉब्स आए हैं और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, तो जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं उनका आई रिस्पेक्ट, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ये मौका गवा देने के बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। तो आइदर पेन ऑफ डिसिप्लिन उठाना है या पेन ऑफ रिग्रेट उठाना है, ये आपके हाथ में है। अगर आप डिसिप्लिन का पेन उठाते हैं तो बिल्कुल आप जीवन में बहुत आगे जाइएगा, और रिग्रेट का पेन उठाने पे क्या है कि जो लाइफ चल रही होती है उसमें भी हमेशा एक रिग्रेट के साथ में जीवन जीना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज विनर्स थे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, और ये बेसिकली इनकोवैक, ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इनकोवैक पूछा जा सकता है क्या है, तो ये दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया है बूस्टर डोज के तौर पर। इंट्रानेजल मतलब नाक से, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि इंजेक्ट होता था, जैसे कोविशील्ड हो गया, ठीक है, जो मैक्सिमम लोगों ने लिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाया गया है। इसके अलावा कोवैक्सीन हो गया, भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड, तो उनका भी सेम था। लेकिन इनकोवैक जो है ये दुनिया का ऐसा पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है और जिसका इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पे किया जाएगा। इनकोवैक को डेवलप किसने किया है, तो कोवैक्सीन को जिसने बनाया है भारत बायोटेक, अभी हमने बताया, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में, और यूएस बेस्ड एक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी भी है जिनका मतलब मदद से कहीं ना कहीं ये चीजें चालू हुई थी। इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए था, यानी कि जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाने का परमिट दिया गया था। ठीक है, इनकोवैक बेसिकली ये नेजल वैक्सीन है जो कि इनिशियली प्राइमरी डोज के लिए और हेटेरोलॉगस बूस्टर के लिए परमिशन दे दिया गया था। ठीक है, साथ साथ में कोवैक्सीन से अलग, कोवैक्सीन में क्या होता है कि एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस जो है वो डाल दिया जाता है। कोरोना वायरस जो वाकई जो एक वायरस है
उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, और इसके बाद में कोवैक्सीन में उसको डाला गया है। साथ साथ में आप देखोगे तो इनकोवैक में एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन, अभी एडिनो वायरस आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा केसेस चल रहे हैं एडिनो वायरस के, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन जो है बेसिकली उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और प्रेफ्यूजन स्टेबिलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कोविशील्ड वैक्सीन है कुछ इसी तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, इतना कुछ डिटेल में नहीं, इनकोवैक क्यों न्यूज में है या क्या है, तो ये दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। बनाया किसने है, भारत बायोटेक ने बनाया है। और इसके अलावा आपको कुछ अगर ज्यादा डिटेल में, तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जैसे कोवैक्सीन में क्या है कि इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, बस इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो भी अगेन वैक्सीन पार्ट ही है, सर्वावैक हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो वो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। सर्वावैक क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ वैक्सीन है। सर्वावैक भारत का पहला इंडिजेनसली मतलब सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर, इस चीज को हम स्वदेशी बनाए हैं, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि प्रिवेंट करेगा सर्वाइकल कैंसर होने से, ठीक है। तो ये एचपीवी वैक्सीन है और ये भारत का पहला स्वदेशी है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका नाम क्या है, सर्वावैक, ठीक है। तो ये समस्या क्या है कि देखिए दुनिया में मतलब महिलाओं में आमतौर पर देखा जाए तो ये आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो कैंसर के केसेस हैं स्पेशली विमेन्स में वो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो केसेस कैंसर के पाए जाएंगे वो ब्रेस्ट कैंसर पाए जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो सर्वाइकल कैंसर आ जाता है, यानी कि इतना ज्यादा जो है वो सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु देखने को मिलता है। तो उसको लेकर के भारत सरकार ने इस पहल को चालू किया कि वो अपना खुद का इंडिजेनस वैक्सीन ले आए हैं जिसका नाम सर्वावैक है। तो हम कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ में, विमेन सेफ्टी और डिग्निटी की तरफ में, उनको एक अच्छा हेल्थ मिल सके उस तरफ में हम काम कर रहे हैं। और इसको बनाने का जो श्रेय जाता है, जैसे अभी हमने इनकोवैक में क्या पढ़ा, इनकोवैक में भारत बायोटेक ने बनाया, ठीक है। और इसको सर्वावैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका आपको मिल जाएगा लोकेशन कहाँ, पुणे में, ठीक है। और ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। सर्वावैक को बनाया किसने है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के साथ काम करके बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखोगे आप तो कोविड वैक्सीन से अलग बूस्टर शॉट्स जो है उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। दरअसल हमने जो वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए, तो हर किसी ने बूस्टर शॉट्स लिया है, 2 वैक्सीन के डोजेस लिए, फिर आपने तीसरा भी लिया बूस्टर कह करके, ठीक है। तो ये सर्वावैक में कोई बूस्टर शॉट्स की जरूरत नहीं है, लगवाने के बाद में वो कहीं ना कहीं सेफ्टी महिलाओं के लिए बिल्कुल प्रदान करेगा। तो ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। और हमने आपको सर्वाइकल कैंसर से भी जुड़ा हुआ दिखा दिया है। एक्चुअली जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे किसी भी महिला का तो ओवरी जो होता है वहां से वो जो सर्वाइकल होता है, तो वो सर्वाइकल में बेसिकली कैंसर आपको देखने को मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ट्यूमर बनता है और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं बचाने के लिए हमने सर्वावैक को लाया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली आप सबको पता होगा ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये ईडब्ल्यूएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही करार दिया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 की मेजोरिटी के साथ में ये एक वर्डिक्ट को पास किया है रिजर्वेशन को लेकर के। तो इसको यहाँ पे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है इसको सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशंस पे लाया गया है। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो किस कमीशन के रिपोर्ट या किस कमीशन के मतलब कहने पे लाया गया है। तो आप मतलब याद रखिए सिन्हो कमीशन, ठीक है, सिन्हो कमीशन के कहने पे ही इसको ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस करा गया था। साथ साथ में आप देखोगे तो बेसिकली पहले हम चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आप देखोगे तो भारत का जो संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको आर्टिकल 12 to 35 जो है उधर आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल जाएगा। और वहां पे जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है, 15 ठीक है,
और इसके अलावा आप देखोगे तो 16 उधर क्लॉज 4 ऐड किया गया। और वहां पे बेसिकली आप देखोगे तो उधर से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात करी गई, क्योंकि इन दोनों का बहिष्कार हुआ था, तो इस वजह से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो लोग हैं उनको इंट्रोड्यूस करा गया कि उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी कि एससीज, एसटीज और ओबीसीज। ठीक है, तो ये मतलब अभी तक हमने ये समझा है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। और फिर बाद में सेम वही आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 6 को जोड़ा जाता है, और वहां से आप देखोगे ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 368, और वहां से फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उसको जोड़ा जाता है। मतलब पहले सोशली और एजुकेशनली लोगों को दिया जाता था, लेकिन बाद में इकोनॉमिकली भी चीजों को जोड़ दिया गया है। और फिर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मतलब ओवरऑल नेक्स्ट कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे क्लॉज 6 में अमेंडमेंट किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास में ये पावर होगा कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो तय कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि रिजर्वेशन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना होता है। क्या रिजर्वेशन से ही जुड़ा हुआ कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे ये अभी रिसेंट का है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो ये जो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये रिसेंट वाला है, तो कई बार इस पे भी सवाल आ जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट हुआ है उसका क्या जजमेंट का नाम क्या है। कई सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी का ऑप्शन उसी में जोड़ा जा सकता है, केएस कुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप देखोगे तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जोड़ा जा सकता है, जहां पे सेक्शन 66A जो है आईटी एक्ट 2000 का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है। इसको हमने डेली करंट अफेयर्स जो हमारे चैनल पे चल रहा है वहां पे भी हमने इसको पढ़ा है, तो आप वहां भी डेली जुड़ करके वीडियोस को देखते रहिए, उससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पुराना जो आपका 2022 का रहा है न्यूज में उसको हम कवर कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट के लिए आप उसके मतलब वीडियोस को जाकर रेफर करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा और आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स तो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट पार्लियामेंट नहीं कर सकता है और उसको अमेंड नहीं कर सकता है एक्चुअली, क्योंकि वो कुछ भी अमेंड करें लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना करें। और वहीं इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कहा गया कि अकेले उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था। बाकी हम जब पॉलिटी के क्लासेस लेंगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को देखेंगे, कई सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएगा। मिनर्वा मिल्स केस भी है जहां पे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करने की बात करी गई है। ठीक है, वहीं चंपाकम दोराई राजन है जहां पे कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करना चाहिए ओवर डीपीएसपीस। तो कई सारे जजमेंट्स हैं, हम उसको भी कवर करेंगे और साथ साथ में आपका कुछ भी जो है वो लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। बाकी बस चैनल से जुड़े रहिए। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, ईडब्ल्यूएस का। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए है इंपॉर्टेंट वो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का सब कैटेगराइजेशन करना। ठीक है, तो जस्टिस रोहिणी जो कमीशन है उन्होंने मतलब सेटअप किया गया है ताकि वो एग्जामिन कर सके जो ओबीसीज का सब कैटेगराइजेशन करना है। तो ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि कौन सी कमिटी जुड़ी हुई है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से, तो जस्टिस रोहिणी एक्चुअली ये दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और इनको अध्यक्षता दिया गया है इस पर्टिकुलर कमिटी का। बेसिकली आप देखोगे तो जो आर्टिकल 340 है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो कोई भी एक कमीशन जो है वो गठित कर सकते हैं जो ये निर्धारित करेगा कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके रिलेटेड, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके कंडीशंस को। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली 102nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा सबको, और बेसिकली आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे क्योंकि इसीलिए हम बोले कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हम बोल रहे हैं वो आप लिख रहे हैं तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वहां से आप देखोगे तो एनसीबीसी जो है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस उसको संवैधानिक बॉडी दे दिया जाता है दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 338 बी में जोड़ा जाता है, आर्टिकल 338 बी, और इसी से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इवन 342 ए भी है
जहां से आप देखोगे 342A में क्या है, तो 342A में ये है कि प्रेसिडेंट के पास में पहले पावर था कि जो आपका ये SC ST OBC बेसिकली सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस का लिस्ट होता था वो सेंटर और स्टेट दोनों के लेवल पे प्रेसिडेंट ही निकालते थे। लेकिन अभी क्या है कि उसको डिवॉल्व किया गया, उसको पावर को डिवोल्यूट किया गया कि अब केंद्र के लेवल पे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन राज्य के लेवल पे बेसिकली राज्य सरकार और गवर्नर कंसल्ट करके करेंगे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को बढ़ाया गया, फेडरलिज्म जो है उस पे दर्शाया गया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो हमने यूएसए से लिया है। कौन से आर्टिकल में है आप ये बता सकते हैं, और वो पार्ट किसका है, डीपीएसपी का है, फंडामेंटल ड्यूटी का है, फंडामेंटल राइट का है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एनसीबीसी को संवैधानिक बॉडी बना दिया गया। टोटल 5 मेंबर्स इसमें होते हैं, जिसमें एक आपका चेयरपर्सन, एक आपका वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। ठीक है, जिसमें से एक महिला होनी चाहिए। और साथ साथ में आप देखोगे तो अपॉइंटमेंट वगैरह का काम प्रेसिडेंट ही करते हैं, और ये एक सिविल कोर्ट की तरह भी काम करते हैं, और ये पूरा का पूरा आपको एनसीबीसी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लिए चलते हैं आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अगला है हमारा वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। एक्चुअली इनका 6वां रिपोर्ट आया है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और इस वजह से ये बॉडी जो है वो चर्चा में है, न्यूज में है। तो इसको अब हम कवर करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से है। इसका हेडक्वार्टर्स आप देखोगे तो जेनीवा स्विट्जरलैंड जो है वहां पे लोकेटेड है आईपीसीसी का। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है आईपीसीसी का हेडक्वार्टर्स कहां पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो साथ मिलकर के काम करते हैं, और इसको 1988 में बनाया गया, 1988 में, बाई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो WMO है इसका भी हेडक्वार्टर्स जेनीवा में ही है, लेकिन जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर्स आपको नाइरोबी में मिल जाएगा, जो कि केन्या में है। ठीक है, तो आईपीसीसी आप देखोगे बेसिकली ये जेनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है, 1988 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था ये सवाल हो सकता है, तो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट जो है सभी लेवल्स पे उनको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना, किस तरीके से क्लाइमेट पॉलिसीज को लेकर के हम डेवलप कर सकते हैं संरक्षण करने के लिए, और ये एक यूएन की बॉडी है जो कि एक्सेस करती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या हमें कदम उठाना चाहिए। मेंबरशिप में देखिएगा तो 195 मेंबर्स हैं, जिसमें से हमारा प्यारा भारत भी इसका सदस्य है। साथ साथ में आप देखोगे तो ये असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं, स्पेशल रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम क्या ठोस काम कर रहे हैं। हालांकि अपने आप में ये साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा कि इट डज नॉट इटसेल्फ एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, खुद से वो सारा काम को नहीं करते हैं, और 2007 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो 2022 का नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है, अगर आपको याद है रिकॉल करिए। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो पीछे जाकर के देखिए, यही है रिवीजन और यही है चीजों को समझना। ठीक है, तो ये आपको भी अगर याद है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसके अलावा 2007 में इसको आपको देखने को मिल जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था आईपीसीसी। ओवरऑल ये पूरा का पूरा एक बॉडी है जहां से क्वेश्चंस जो भी हो सकता है वी आर ट्राइंग कि आपको वो मतलब क्वालिटी कंटेंट दिया जा सके। फिर आपके सामने ये जो तस्वीर है, मैप है, एक्चुअली ये आर्कटिक रीजन का है। आर्कटिक रीजन का मतलब है कि आर्कटिक सर्कल, एक्चुअली ये आपको जो रीजन दिख रहा है ये पूरा का पूरा मैप में आर्कटिक सर्कल है, जहां पे कनाडा, यूएसए, रशिया, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क, ये सारे के सारे रीजन्स लाई करते हैं, जो कि आर्कटिक कंट्रीज भी कहे जाते हैं। भारत इसका एक ऑब्जर्वर है, इंडिया आप देखोगे तो एक ऑब्जर्वर की तरह ही रोल निभाता है। और हिमाद्री जो है हमारा वो एक रिसर्च स्टेशन है जो कि आर्कटिक वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हिमाद्री याद रखिएगा, आर्कटिक वाले रीजन में इंडिया ऑब्जर्वर है इसका, और आर्कटिक रीजन में ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। दरअसल क्या है कि आर्कटिक रीजन में कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इस वजह से ये रीजन काफी न्यूज में है। तो जैसा कि हमने कहा है कि मैप को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग रखेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज को, और आप मतलब बिल्कुल मेरे द्वारा जो भी लेक्चर्स दिए जाएंगे आई विल ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा सके। और साथ साथ आप देखोगे तो बाकी जितने भी फैकल्टीज होंगे वो सबका यही रहेगा कि आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, इतना बेहतर तरीके से समझाया जाए कि आप मतलब एकदम उसके बाद में पानी की तरह चीजें एकदम समझ आने लग जाए। तो ये आर्कटिक रीजन आपको बेसिकली मैप में देखने को मिल जाएगा, और अभी काफी ज्यादा न्यूज में रशिया है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, तो इस वजह से भी चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रखने लायक हो जाती हैं। और ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो डेली करंट अफेयर्स जो है वो इसमें धीरे धीरे हम काफी चीजें और ऐड करते रहेंगे। जैसे ओवरऑल आप देखोगे तो वन लाइनर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे साथ साथ आप देखोगे
तो बेसिकली हैदराबाद आपको वो शहर होगा जहां पे मतलब पहला आप देखोगे कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स रेसिंग कार होता है फॉर्मूला ई, वो हैदराबाद में आपको कंडक्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि फॉर्मूला ई जो रेसिंग कार है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब साथ साथ में असम का एक चराईदेव मायाडोम्स है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये एक ब्यूरियल साइट भी है। टोटल 40 साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। धोलावीरा जो है वो रिसेंट है गुजरात का। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली G20 की अध्यक्षता 2023 का भारत ही कर रहा है। ठीक है, SCO का प्रेसिडेंटशिप भी जो है वो भारत ही कर रहा है 2023 में। तो कई सारे तरीके से ब्रिक्स 2023 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और ये साउथ अफ्रीका वही कंट्री है जहां से अभी हमने दूसरी बार जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि चीतास जो है वो अफ्रीकन लाए हैं। पहला हमने नामीबिया से लाया था, तो दूसरा हमने साउथ अफ्रीका से लाया है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बस जुड़े रहिए और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते रहिए, बिकॉज आपके प्यार से आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने ज्यादा क्वांटिटी में आप लोग रहिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियोस को, उतना हमको मोटिवेशन होगा कि हम और बेहतर कंटेंट लाएं और बेहतर तरीके से अपने आप को मतलब प्रेजेंट करें कि आप सबके लिए वो और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सके। उम्मीद करते हैं आपको आज से इस लेक्चर से काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो में जो एफर्ट लगा है उसके लिए एक लाइक करिएगा और आपका जो भी फीडबैक है आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बाकी लोगों को भी सजेस्ट करिएगा कि हाँ हम इस तरीके से चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं एक एस्टीम्ड लेवल पे सक्सेस को हासिल करते हैं। बाकी कुछ भी आपको डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाकी फैकल्टीज के भी जो लेक्चर्स हैं आप उनको रिगरसली फॉलो करिए और चीजों को लर्न करते रहिए। फिर हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय करिए लर्निंग को, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और यहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं उसको मैक्सिमम टाइम्स में रिवाइज करिए। लेक्चर समझ में नहीं आता है पीछे जाकर के वापस से देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट लगे अगर आपने नहीं लिखा है तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि ये आपके ही बेनिफिट के लिए है कि उसको लिखिए। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ तो ठीक है यार, पीडीएफ रखा रह जाता है, ऑनेस्टली बताएं तो आपका नोट्स ही होता है जो आप लास्ट मोमेंट पे फर्रों की तरह उसका इस्तेमाल करके उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाइए, हार्डवर्क करिए यार। अगर हम आपके लिए इतना हार्डवर्क कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट आपके लिए इतना हार्डवर्क कर सकता है, तो आप लोग खुद के लिए तो हार्डवर्क कर सकते हैं ना यार। खुद को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए एफर्ट देना है और साथ साथ में बस जो बन सकता है हम आपके लिए करेंगे, जो आपसे बन सकता है खुद के लिए वो लगा दीजिए। सक्सेस तो दौड़ते भागते आपके पास आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।